चलो शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम सभी ने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है अकाउंटिंग, है कि नहीं। अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन एक्चुअली में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग से परिचय। और इसमें क्या क्या टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, जरा सा बताइएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, है ना। बोलो, पूरा कहानी सीखे थे ना, पुराने जमाने से लेके अभी तक अकाउंटिंग कैसे डेवलप हुआ है। उसके बाद क्या पढ़े थे, बुक कीपिंग के बारे में पढ़े थे, बुक कीपिंग के बारे में पढ़े थे। उसके बाद बोलो, बुक कीपिंग के बस डेफिनेशन पढ़े थे और कुछ नहीं। बुक कीपिंग का फीचर पढ़े थे ना, तो फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग पढ़े थे। और बोलो क्या पढ़े थे, हाँ। अरे तो अकाउंटिंग पहले पढ़ाएंगे तब ना रिलेशन बताएंगे। बोलो, उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ाए थे, अकाउंटिंग का फंक्शन, अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ाए थे ना, डेफिनेशन एंड मीनिंग दोनों बताए थे अच्छे से। उसके बाद फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाए थे, बोलो। उसके बाद बोलो क्या पढ़ाए थे, उसके बाद रिलेशन पढ़ाए थे, बोलो। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच रिलेशन, वेरी गुड, बोला करो सब लोग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच पढ़ाए थे। उसके बाद डिफरेंस, बोलो, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोलो ना, पढ़ाए थे, बोले थे लिख के लाने के लिए। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें इतने सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज के क्लास में इसके आगे पढ़ना चलते हैं, हम लोग पढ़ने चलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। लो, इंग्लिश मीडियम बुक, है मेरे पास। चलो ध्यान दो, आवाज बंद नहीं हो रहा है तुम लोग, अब बहुत देर से देख रहे हैं हम। और साथ में ही ये जो अकाउंटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन बताए थे, इसी के साथ मैंने कहा था कि इसी को अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, बोलो ना। अरे बोलो भाई, अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताए थे कि इसी को अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं, पढ़ाए थे ना। कोई दिक्कत, कभी कभी अकाउंटिंग साइकिल भी कह देता है, क्या होता है बताइए। तो सिंपल सी बात, साइकिल का मतलब कि सर गोल चक्र एक प्रोसेस हो, गोल चक्र में एक प्रोसेस हो, है कि नहीं, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद होते चला जाए, उसी को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, माने उसी को साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग के भाषा में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, अकाउंटिंग साइकिल है। क्या होता है, अकाउंटिंग का स्टेप्स सीक्वेंस वाइज, माने एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर मेजर, फिर रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट, यही होता है ना पूरा प्रोसेस, वन बाय वन सीक्वेंस में, लाइन बाय लाइन। तो इसी पूरे सीक्वेंस को अगर लाइन बाय लाइन रख दिया जाए, सीक्वेंस में रख दिया जाए पूरे स्टेप्स को, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग को ही अगर सीक्वेंस में रख दिया जाए, लाइन बाय लाइन रख दिया जाए, स्टेप बाय स्टेप रख दिया जाए, तो इसी को क्या कहेंगे, अकाउंटिंग साइकिल कहेंगे। और इन्हीं सबको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। कोई दिक्कत, अरे बोलो ना। मतलब अकाउंटिंग साइकिल को भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग इन सीक्वेंस इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल, बोल सकते हो क्या सिंपल भाषा में। अरे बोलो ना, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, बोल सकते हो। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग को ही क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। कोई दिक्कत, साइकिल बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि अगर अकाउंटिंग के स्टेप्स को सीक्वेंस में, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे बोला जाए,
तो वही क्या बन जाता है, अकाउंटिंग साइकिल बन जाता है। एक्चुअली में मान लो कोई ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में, कोई बोलो ना, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसे यहाँ लिखते हैं, देखो मान लो कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, इधर देखो, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, इस ट्रांजेक्शन को तुम क्या किए, आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर किए, मेजर करने के बाद रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई किए, बोलो, क्लासिफाई करने के बाद समराइज किए, बोलो, समराइज करने के बाद एनालाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट किए, है ना, एनालाइज एंड इंटरप्रेट किए, और फिर कम्युनिकेट किए, बोलो ना, देख रहे हो क्या। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अकाउंटिंग साइकिल, या इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं इसी को, अकाउंटिंग साइकिल, या कह लो तो अकाउंटिंग प्रोसेस। समझ में आया क्या ये पूरा, बोलो ना। फिगर भी बना लेना, वैसे आप लोग तनी बढ़िया से बनाना, मेरे पास जगह कम था तो हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखे हैं, आप लोग बढ़िया से पेज पे बनाना, ठीक है। और इसको लिख लेना। अकाउंटिंग साइकिल टॉपिक भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाए इसको ऊपर से मिटाए, बोलो ना। चलो ध्यान दो, अब हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन तो लिख लिए थे ना, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं अकाउंटिंग हम लोग, क्यों करते हैं जी अकाउंटिंग, उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये होगा कि सर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे पास रहे, ताकि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। यही उद्देश्य है अकाउंटिंग का, बोल सकते हैं क्या। तो चलो इस बात को लिख लो, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, पहला नंबर, टू कीप सिस्टमैटिक एंड समराइज रिकॉर्ड, बोलो, सिस्टमैटिक एंड समराइज रिकॉर्ड रहे, बोलो ना, सिस्टमैटिक एंड समराइज रिकॉर्ड। समराइज की जगह पर कंप्लीट लिख सकते हो, कंप्लीट रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, बोलो, बोलो ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहे, ये हमारा उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। दूसरा लिखेंगे टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, हमें सही से प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाए, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है, ये हमें समय से सही तरीके से अच्छे से पता चल जाए, जब चाहे तब, इसके लिए हम लोग बनाते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस की स्थिति क्या है साल के अंत में, ये भी हमें पता चल जाए। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बोलो, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बोलो ना, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाए, उसके लिए हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत, फाइनेंशियल पोजीशन माने बिजनेस की स्थिति,
बिजनेस की स्थिति नहीं जानना चाहोगे कि बिजनेस किस स्थिति में है? उसी के लिए तो अकाउंटिंग होता है। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना नहीं चाहोगे? चाहोगे ना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चले, उसके लिए अकाउंटिंग करते हैं। और पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट रिकॉर्ड और सिस्टमेटिक तरीके से रहे, डेट वाइज एकदम रहे, उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ताकि पता हो कि किस दिन क्या हुआ था बिजनेस में। उसके लिए अकाउंटिंग होता है। अभी भी डाउट है किसी को? बोलो। अरविंद अरविंद बोल नहीं रहा है। अगला लिखेंगे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स। लिखेंगे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स। यानी कि आप लोगों ने देखा था अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या था? कम्युनिकेटिंग। ये क्या कहता है कि सर अलग अलग लोगों को जिनको भी आवश्यकता है उनको अपना इंफॉर्मेशन क्या कर दो? कम्युनिकेट कर दो। यही कहता है ना? तो सर हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके यानी दे सके, किसको? वेरियस ग्रुप एंड यूजर्स को, जिनको भी आवश्यकता है उनको हम ये इंफॉर्मेशन दे सके। ये भी अकाउंटिंग का एक उद्देश्य होता है, क्योंकि अकाउंटिंग हुआ रहेगा तभी तो उनको बताएंगे कि देखो ये हिसाब किताब है मेरे बिजनेस का। अकाउंटिंग ही नहीं हुआ होगा तो कहां से बताएंगे अपना हिसाब किताब? बोलो ना। इसीलिए अकाउंटिंग का एक ये भी उद्देश्य होता है। बोलो, कोई डाउट? और सर अकाउंटिंग सही तरीके से होगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा, पूरा पूरा होगा, प्रॉफिट और लॉस का पता चला रहेगा, बिजनेस की स्थिति पता रहेगी, तो हम लोग बिजनेस के प्रति डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे। बोलो ना कि बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग हमारा सही से हो पाएगा कि अगला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। बिजनेस की स्थिति देख के पता चल जाएगी, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस देख के पता चल जाएगा। और ये कब होगा? जब अकाउंटिंग हुआ रहेगा। क्योंकि अकाउंटिंग नहीं तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता है, सिंपल सी बात। अगर पता भी होगी तो लगभग में पता होगा, अनुमान लगाएंगे। लेकिन अकाउंटिंग होगा तो पूरा सच सच क्या है वो सब पता रहेगा, एग्जैक्ट फिगर पता रहेंगे कि हाँ सर ये मेरे बिजनेस में इतना है, ये चीज मेरे बिजनेस में इतना है। तो इस तरीके से हम लोग डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन आराम से अच्छे से ले पाएंगे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बोलो। तो अकाउंटिंग हमें इसमें भी मदद करता है डिसीजन लेने में। तो लिखेंगे 5वां नंबर, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बोलो, डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है ये। कोई डाउट किसी को? चलो, तो ये था आपका टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उद्देश्य क्या होता है अकाउंटिंग का। फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। बोलो, कोई डाउट? नीचे का मिटा दे क्या? नीचे वाला तो लिख लिए होंगे आप लोग। अगला हेडिंग डालेंगे, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ढेर सारे ब्रांच होते हैं, यानी शाखाएं, लेखांकन की शाखाएं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? लेखांकन का उद्देश्य, है ना? लेखांकन का उद्देश्य। और इसको कहेंगे लेखांकन की शाखाएं, है ना? चलो, तो कौन कौन से लेखांकन की शाखाएं हैं सर? तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। आप वैसे तो बहुत सारी होते हैं, वैसे तो लेखांकन की शाखाओं की अगर हम बात करें, ब्रांचेस की बात करें तो बहुत सारे होते हैं सर, बट आपके किताब में 3 ही दिया है। कौन कौन सा? तो एक दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बोलो। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है सर? बोलो ना। 3 ही अकाउंटिंग की शाखाएं आप लोगों को दी गई हैं पढ़ने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो,
जर्नल लेजर जो सीख रहे हो ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मान लो कोई आप ऐसी कंपनी हो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो आप खुद, तो आपको वो प्रोडक्ट बनाने में लागत कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा, ये जानने के लिए आप क्या करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो। क्लियर है बात। और जब आपको अपने बिजनेस का लागत के बारे में पता होगा तो आप अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। जो आपके बिजनेस का मैनेजमेंट ग्रुप होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, वो लोग अपना हिसाब किताब अलग से करते हैं। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कंपनियों में डिसीजन लेना कि भाई हमारा बजट ऐसा था, हमने इतना प्रोडक्शन ऐसे किया, एक्चुअली में इतना हुआ है खर्चा, अब बजट हमने ये बनाया था, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए क्या करें हम लोग। तो ये सब का भी हिसाब किताब का अकाउंटिंग होता है। वो सब किस में आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। ठीक है सर। ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों को आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, 11th-12th में नहीं पढ़ना है, बीकॉम में पढ़ने को मिलेगा, या CA में करने जाओगे तो वहाँ इंटर लेवल पे पढ़ने को मिलेगा, फाउंडेशन के बाद इंटर लेवल पे। तो ये बहुत आगे की चीजें हैं, बट फिलहाल जो आप लोग पढ़ रहे हो 11th में या 12th में, ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। समझ के बाद, दैट्स इट। इसको आप लोग चाहो तो, जैसे मैंने एक बार पढ़ाया था, इसको अच्छे से ब्रांचेज बनाने हैं ना, तो ब्रांचेज मैंने शाखाएं, तो ये रहा पेड़, ये रही पेड़ है ना अच्छे से, और ये अकाउंटिंग के ब्रांचेज इसमें से निकलेंगे अच्छे से, ये अकाउंटिंग है, इसमें से ब्रांचेज निकाल दीजिए, है ना। कौन कौन सी शाखाएं हैं, एक है फाइनेंशियल, एक है कॉस्ट, और एक है मैनेजमेंट। कैसा लग रहा है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग पेड़ हो गया, बाकी उसके ब्रांच यानी शाखाएं हो गई। है ना, बचपन में हम लोग ऐसे करते थे, लो चिड़िया भी उड़ा दिया ऐसे, है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जैसे भी सर समझ जाए हम लोग चीजों को आसानी से, है ना, आसान तरीके से, दैट्स इट। अच्छा है, बोलो ना। थोड़ा बहुत हमको भी आता है ना, फिगर वगर बनाने, आइडिया अच्छा है ना। ठीक है, देखो ये तो हमने ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में कहा ही, इनके अलावा भी जैसे कि मैंने कहा था कि और भी बहुत सारे ब्रांचेज हो सकते हैं सर, तो अदर ब्रांचेज के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, अदर ब्रांचेज के रूप में ढेर सारे और भी ब्रांच, जैसे कि, अच्छा ऐसे भी बनाएंगे गंदा हो जाएगा ये, है ना, इसको टॉपिक ही दे देते हैं यहाँ पर, अदर ब्रांचेज, अदर ब्रांचेज। और अदर ब्रांचेज में कौन कौन से आ जाएंगे, और भी बहुत सारे ब्रांचेज हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ लाइन से ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि टैक्स अकाउंटिंग, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आ रहा बात समझ में। एक और भी बहुत सारे होते हैं, सोशल अकाउंटिंग, ये सब भी अकाउंटिंग के ब्रांचेज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं अदर ब्रांचेज के रूप में। ऊपर से मिटाए, चलो सुनो, अगला हेडिंग देते हैं एडवांटेज,
एडवांटेजेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन का एडवांटेज का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं जी इसको? महत्व। महत्व या कह लो तो सिंपल भाषा में लाभ। लेखांकन से लाभ क्या है या महत्व क्या है, ये ऑब्जेक्टिव से ही मिलता जुलता टॉपिक है। जो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य पढ़े थे, लेखांकन का उद्देश्य क्या है, उसी से मिलता जुलता टॉपिक ये भी है। ठीक है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। क्या क्या फायदे हैं सर अकाउंटिंग से, क्या क्या एडवांटेज है? अकाउंटिंग आने से क्या क्या अच्छा हो गया सर? तो अकाउंटिंग हमें मदद किस किस चीज में करता है, वही तो हमारी फायदा है। जिस चीज में अकाउंटिंग हमें मदद करता है, तो क्या क्या मदद करता है सर? प्रॉफिट निकालने में, लॉस निकालने में, बोलो। प्रॉफिट लॉस का पता लगाने में, बिजनेस का स्थिति पता करने में हमारी मदद करता है, बोलो ना, सिचुएशन पता करने में। ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है, बोलो, जिससे कि हमको कुछ याद करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही सब तो फायदे हैं। उसके बाद कोर्ट के नज़र में भी ये सही माना जाता है। अगर आप अकाउंटिंग करते हो और सही प्रकार से अगर प्रॉफिट लॉस निकाले हो तो कोर्ट के नज़र में भी क्या होगा, ये मान्य होगा, बोलो। उसके बाद ये हमें टैक्स पेमेंट करने में भी हमारी सहायता करता है। कैसे सर? क्योंकि मान लो अगर अच्छे से अकाउंटिंग किए हो तो अच्छे से प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा, और जब अच्छे से प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा तो जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा उसी पर ना टैक्स भरोगे। तो टैक्स डिपार्टमेंट भी कहेगा कि चलो ठीक है भाई, हिसाब किताब ठीक से किया है बंदा, है कि नहीं। सवाल जवाब ज्यादा नहीं करेगा तो दिखा देंगे, ये लो अकाउंटिंग मेरा देख लो प्रॉफिट कितना आया है, इतना ही पर टैक्स देंगे, सिंपल बात खत्म। तो ये सब मदद हमें मिलता है अकाउंटिंग करने से। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। आइए फटाफट अब इसको लिख लेते हैं। तो पहला नंबर लिखेंगे अकाउंटिंग हेल्प इन, लिखेंगे अकाउंटिंग हेल्प्स इन, किसमें मदद करता है जी अकाउंटिंग? एसर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस का पता लगाने के लिए हमारी मदद करता है ये, बोलो। इट हेल्प्स टू नो, हमें ये मदद करता है जानने में द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बोलो। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में हमारी मदद करता है। फाइनेंशियल पोजीशन को आम भाषा में समझाए तो बिजनेस का औकात, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। माने बिजनेस के पास क्या संपत्ति है और क्या दायित्व है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कितना है, उसी को तो बोलेंगे कितने औकात में हो, है कि नहीं। स्टैंडर्ड तरीके से अगर शब्दों का इस्तेमाल करें तो कहेंगे फाइनेंशियल पोजीशन कितना है आपका, क्या है फाइनेंशियल पोजीशन आपका। क्लियर है बात? चलो अगला लिखेंगे इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमैटिक वे, बोलो ना, सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टम में, है कि नहीं, एक के बाद एक प्रोसेस वाइज, स्टेप वाइज स्टेप, और पूरे डिटेल्स के साथ ये हमें इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में अकाउंटिंग हमारी मदद करता है, जिसके वजह से हमें कुछ याद करके रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हम रख भी नहीं सकते हैं। इंसानी दिमाग है ना, इंसानी दिमाग भूलता है कि नहीं चीजों को। और क्या लिख सकते हैं सर हम लोग? इसको अगर जरूरत पड़े, कभी कभी कोई केस वगैरह हो जाता है कोई पैसे रुपए से संबंधित कंपनी पर या बिजनेस पर, तो प्रूफ के रूप में अकाउंटिंग को आप वहां पर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, ये प्रूफ के रूप में भी काम आ जाता है। तो अकाउंटिंग इंश्योर्स प्रूफ। चौथा नंबर लिखेंगे अकाउंटिंग इंश्योर्स प्रूफ, ये प्रूफ इंश्योर करता है इन लॉ ऑफ कोर्ट, कोर्ट में ये प्रूफ के रूप में एज एविडेंस हम लोग रख सकते हैं। और लास्ट लिखेंगे
accounting it helps to पे टैक्स, ये हमें टैक्स पे करने में भी हमारी मदद करता है। समझ गए? तो एडवांटेज फायदे समझे क्या सर? ये सारे के सारे आप लोगों के 11th क्लास में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए, और शायद आया भी था। समझ गए बात? नीचे का मैं उम्मीद करूं आप लोग लिख लिए हैं, नीचे वाला मिटा दें। चलिए पेड़ भी मिटा दें। चलो अगला टॉपिक लिखेंगे हम लोग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर खाली अच्छे बात बताइएगा, कुछ बुराई नहीं है क्या इसमें? लिमिटेशन को डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, है ना? यानी हिंदी में अगर इसको कहें तो लेखांकन की कमियां। बोलो, लेखांकन की कमियां क्या है सर? क्या क्या कमी है लेखांकन में? बोलो, मतलब डिसएडवांटेज क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। केवल फायदे ही फायदे थोड़ी है, कुछ नुकसान भी तो है। पहले नुकसान नंबर 1, सर ये सब कोई नहीं कर सकता, इसके लिए पढ़ा लिखा इंसान का होना जरूरी है। अनपढ़ गवार लोग डबल इंटरेस्ट सिस्टम कर सकते हैं क्या रिकॉर्डिंग? अरे डबल इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ रहे हो ना, डेबिट क्रेडिट, कितना मेहनत लग रहा है। अनपढ़ गवार लोग कर सकते हैं ऐसा? इसके लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। आज जो लोग नहीं पढ़े हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? किसी पढ़े हुए को हायर करना पड़ेगा अपने यहाँ सैलरी पर, है ना? तो खर्चीला हुआ कि नहीं हुआ? फ्री में थोड़ी काम करेगा वो, खर्चा देना पड़ेगा ना उसको, तो खर्चीला भी है। सब कमियां तो है। मजे की बात देखो, बड़ा समय लगता है सर रिकॉर्ड करने में, टाइम टेकिंग है। अच्छा थोड़ी चुटकी बजाए हो गया, बहुत मेहनत लगता है। कितना मेहनत करते हो ना जर्नल लेजर बनाने में, बहुत मेहनत लगता है सर, लाइन खींचते रहो। कमी नहीं है, समय लगता है, टाइम। आजकल टाइम किसी के पास है? देखो होमवर्क नहीं बना के लाते, क्या तो सर टाइम नहीं मिला, टाइम ही नहीं है। अब सोचो इतने बिजी जमाने में जर्नल लेजर लगे बनाने, ए लाइन खींच रहे हैं लेजर में, है ना? बताओ फॉर्मेट खींचना कितना बोरिंग लगता है, लेजर का लगता है ना? टाइम टेकिंग बहुत है, आसानी से हम प्रॉफिट तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये रहता कि यूं प्रॉफिट पता चल गया बिजनेस का, ऐसा नहीं होता है सर। जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तब कहीं जाके प्रॉफिट का पता चलेगा। बहुत मेहनत का काम है, टाइम टेकिंग है, खर्चीला है। समझ गए बात? सब लोग कर नहीं सकता है, इसके लिए एक्सपर्ट आदमी की जरूरत है सर, है कि नहीं? कि कैश ट्रांजेक्शन है तो कैसे लिखेंगे, क्रेडिट वाले में कैसे लिखेंगे, सीखना पड़ता है। कब परचेज डेबिट में लिखेंगे, कब परचेज क्रेडिट में लिखेंगे, सीखना पड़ता है सर, स्पेशल केसेज, है ना? सबके पास की बात नहीं है। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को लिखता है, क्वालिटेटिव डेटा को नहीं लिखता। अब ये क्या है सर? मतलब कि रुपया में जो फिगर है केवल उसी को लिखेगा, जो रुपया में नहीं है उसको नहीं लिखेगा। अब बताओ, आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शन माना जाएगा, या किसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, या नहीं करेंगे ऐसा कुछ था, जिसमें एक ऑप्शन दिया था इंप्लॉई को निकाल दिया गया। अब बताओ इंप्लॉई को निकाल दिया गया, उसको लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि रुपया में नहीं बताया है, मॉनेटरी टर्म में नहीं है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये आता है बीच में। अब रुपया में नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब लेकिन एक सिंपल सा बात बताओ, कोई इंप्लॉई को निकाला गया तो बिजनेस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा ना, और इफेक्ट जब पड़ेगा तो लिखना चाहिए था ना, बट नहीं लिखता है अकाउंटिंग, क्योंकि कहता है कि ये मनी में मेजर नहीं किया गया है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, कि क्वालिटेटिव डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता है, केवल क्वांटिटेटिव डेटा को रिकॉर्ड करता है। माने जिसको क्वांटिटी में या रुपया में दिखा सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करेगा, और जिसको रुपया में या क्वांटिटी में नहीं दिखा सकते हैं उसको नहीं रिकॉर्ड करेगा। तो ये भी तो कमियां है, हर तरह का डेटा रिकॉर्ड नहीं करता है, कोई कोई डेटा करता है, कोई कोई डेटा को रिकॉर्ड नहीं करेगा। समझ गए बात? ये सब कमियां ही तो है, नहीं समझे क्या सर? ये देखो ध्यान से, हम ये नहीं कह सकते हैं
कि अकाउंटिंग हमने कर लिया तो चलो अब मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग से तो सब पता चल जा रहा है, मैनेजमेंट की अलग से क्या जरूरत है। मैनेजमेंट कहने का मतलब कि बड़े बड़े कंपनियों में सीएस को हायर किया जाता है, सीएम में सीएस को हायर किया जाता है, और बड़े बड़े आईआईएम से किए एमबीए वालों को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कंपनी का मैनेजमेंट सही से कर सके। सर जब अकाउंटिंग हो ही रहा है, अकाउंटिंग से सब कुछ हमको पता चल ही जा रहा है, फिर इतने लोगों को क्यों हायर करना है? इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग हमें हर तरह का सॉल्यूशन नहीं देता है। अकाउंटिंग होने के बाद भी हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है सर, बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए। ये नहीं कि अकाउंटिंग हो गया तो मैनेजमेंट ऐसे ही हो जाएगा। अकाउंटिंग होने के बाद भी पर्सनल जजमेंट नाम का कोई चीज होता है कि आप ये अकाउंटिंग देख करके क्या समझ रहे हो, आगे क्या करना चाहिए, तो वहां पर्सनल जजमेंट काम आएगा। या कहें तो अकाउंटिंग में भी पर्सनल जजमेंट काम आता है। अब ये पर्सनल जजमेंट क्या होता है सर? तो कोई लोग कहते हैं कि हम इसे रिकॉर्ड करेंगे इस मेथड से, कोई लोग कहते हैं कि नहीं इस मेथड से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, एक एग्जांपल देते हैं फिलहाल समझने के लिए, कि आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लोग जानते भी होंगे, डेप्रिसिएशन वर्ड के बारे में जर्नल एंट्री में मिला होगा। ये चैप्टर कहता है, ये चैप्टर के रूप में भी पढ़ना है, ये कहता है कि इसमें दो मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, दो मेथड होता है। अब कोई कहेगा कि हम इससे रिकॉर्ड करेंगे, कोई कहेगा हम इससे करेंगे, और दोनों से वैल्यू अलग लगाएगा। अब बताओ, एक ही बिजनेस है, एक ही बिजनेस का डेप्रिसिएशन अगर इस मेथड से निकाला गया फिर इस मेथड से निकाला गया तो वैल्यू तो अलग लगाएगा। यानी कि डेप्रिसिएशन लॉस होता है, तुम लोग जानते हो, एक्सपेंस या लॉस होता है। अब वैल्यू अलग अलग आएगा, मतलब इसमें कुछ और लॉस निकल के आएगा, इसमें कुछ और लॉस निकल के आएगा। अब बताओ, एक ही बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो और लॉस का फिगर अलग अलग आ रहा है, तो क्या हिसाब एग्जैक्ट माना जाएगा? दो आदमी अगर हिसाब कर रहा है, दोनों ने मेथड अगर चेंज कर दिया तो दोनों का हिसाब अलग अलग आएगा, बिजनेस वही है। तो ये कमी है कि नहीं अकाउंटिंग का, कि पर्सनल जजमेंट पर भी आधारित है। ऐसा रहता कि नहीं भाई यही है, यही करना है, तब तो ठीक रहता। फिर आगे बात समझ में। और भी ऐसी तमाम बहुत सारी कमियां, अगर कमियों पर हम बात करें तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं कि केवल फायदे तो बहुत सारे हैं सर, कमियां भी हैं, ऐसा नहीं कि कमी नहीं है। कोई भी चीज फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ में चलते हैं। आप लोग देखो, टेक्नोलॉजी मोबाइल बहुत फायदे हैं अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। दिन भर रील्स में लगे हुए हैं, कुछ लोग बनाने में और कुछ लोग देखने में। आया बात समझ में? लेकिन इसी का आप इस्तेमाल सही तरीके से भी कर सकते हो। देखो हम कैसे कर रहे हैं इसी मोबाइल का इस्तेमाल, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने पढ़ाई के तरीके को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अच्छे काम में ला रहे हैं इसको, है कि नहीं? और यही लेक्चर्स को देख करके बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं तो वो भी अच्छे से यूज में ला रहे हैं मोबाइल को। लेकिन कुछ लोग रील्स देख रहे हैं, खाली तरह तरह का इंटरटेनिंग रील्स, हंसने वाला, मजे वाला, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो कहने का मतलब ऐसा कोई भी चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कोई भी आविष्कार होता है उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। यूरेनियम का खोज हुआ, उससे परमाणु बम भी बनता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, उससे बिजली भी जलती है, लोग मरते भी हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, डिपेंड करता है आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। आग का इस्तेमाल हुआ रोशनी के लिए, आग का इस्तेमाल लोग घर जलाने के लिए भी करते हैं, लोगों को जलाने के लिए भी करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। इसी तरह से देखो, एग्जांपल दे तो बहुत सारा है, इसी तरह से मैं समझाना चाहता हूं कि अकाउंटिंग के भी लिमिटेशन बहुत सारे हैं, फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब चलो फटाफट लिख लेते हैं, बहुत लेक्चर हुआ, लिखते हैं फटाफट। पहला नंबर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, बोलो ना, कोई दिक्कत? उसके बाद लिखेंगे बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट होता है ये, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, ये पर्सनल जजमेंट पे आधारित होता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। आगे लिखेंगे
नॉट ए गुड टूल फॉर मैनेजमेंट, नॉट ए गुड टूल फॉर मैनेजमेंट। जो जो बातें हम बोले थे लेक्चर में अभी समझाते समय वही सब लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मतलब यहां पर क्या है? प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य वाला नहीं, वो लास्ट में स्पेलिंग प्रधानाचार्य वाला जो होता है ना उसका लास्ट का स्पेलिंग PAL होता है और यहाँ पर PLE लिखे हैं। इसका मतलब होता है सिद्धांत। क्या मतलब होता है? सिद्धांत मतलब नियम, रूल्स। और ये चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ने हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल नाम का एक चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अभी मैंने बताया कि नियमों में अपने आप में झगड़े हैं। ये कहेगा कि नहीं ऐसे करो, ये कहेगा नहीं ऐसे करो। कामों एक ही करना है, दोनों का तरीका अलग है। ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम चीजें बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रॉब्लम है, झगड़े हैं। लास्ट लिख लो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लो लिमिटेशन का। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट माने पुराने जो कीमत थे उन्हीं पर रिकॉर्ड किया जाता है, या पूरे पास्ट में क्या हुआ है उसी को रिकॉर्ड करता है। प्रेजेंट में नहीं रहता है अकाउंटिंग। पहले ट्रांजैक्शन हो गया था, आप लोग देखे होंगे जब नरेशन वगैरह लिखते होंगे या ट्रांजैक्शन दिया होता है क्वेश्चन में तो पास्ट फॉर्म में दिया रहता है। परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा गया, खरीदे हैं ऐसा नहीं कहता है, खरीदा गया पास्ट फॉर्म में। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है कि नहीं? अब 5 साल पहले कोई मशीन खरीदा गया था, उसका कीमत था मान लो 50,000 रुपया, और उसी पर डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है, हर साल लग रहा है, हर साल लग रहा है, 85,000 में से माइनस हो रहा है हर साल। हिस्टोरिकल कॉस्ट इना की मार्केट वैल्यू पता कर ले इस समय पे इस मशीन का कीमत कितना होगा, दिखा दे बुक में। नहीं, मार्केट वैल्यू करंट वैल्यू पर नहीं दिखाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएगा, पुराने कीमत पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कमियां हैं, और भी मैंने बहुत सारी कमियों के बारे में बताया आप लोगों को। फिलहाल कमियों में इतना ही। आपने देखा कि अब जो पेपर आप लोगों का था वो पेपर जब आप उठाइएगा 11th वाला तो लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक है, बोलो ना, समझ में आया क्या? चलो अगले क्लास में इस टॉपिक को हम, इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। अब ज़्यादा नहीं बचा है टॉपिक, लगभग टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बस 2-3 टॉपिक बच गया है, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलता है अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।